ऑलराइट, अब सिलसिला कुछ यूं है कि हमने पढ़नी है रेशियो एनालिसिस। बेसिकली ये टॉपिक रेशियो एनालिसिस नहीं है, इसको हम अगर सीधा नाम दें तो इट इज इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट इंटरप्रिटेशन एक्चुअली इज, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इट इज एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ समथिंग। कि किसी भी चीज की जब आप अपने तरफ से एक मीनिंग बताते हैं, मतलब बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं कि एक कंपनी है, उसके पास 2 लाख रुपए का कैश था, और ये बात है 1 जुलाई 2019 की, और उस ही कंपनी के पास 35 लाख रुपए का बैलेंस है बाय 30th जून 2020। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक एग्जांपल दी है। मैं आपसे इस सिचुएशन में ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि एक कंपनी जिसके पास 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था एट 1 जुलाई 2019, यानी साल के बिगिनिंग में, उस ही कंपनी के पास 30th जून 2020 यानी एक साल के बाद 35 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कैसा रहा 2020? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? आपको क्या लगता है कि कंपनी के लिए साल 2020 कैसा रहा? इस चीज को आप क्या समझते हैं? आप क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा है, बुरा है, या कुछ और इसमें पूछना चाहते हैं? तो काइंडली मुझे गाइड करें। कैसा रहा 2020? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, वजाहत सेज एक्सेलेंट। एनीवन एल्स? कैसा रहा 2020? ओके, एजाज देखने में तो अच्छा है। तो इसके अलावा क्या इश्यू हो सकते हैं? मतलब देखने में अगर अच्छा है, सूरत में अच्छा है, तो सीरत देखोगे, क्या करोगे? मतलब व्हाट एल्स वुड यू डिमांड? नाइस, हमजा कह रहा है फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहा। ओके, आप एसेट्स एंड इक्विटीज देखेंगे। तो एजाज, अगर मैं आपको एसेट्स की पिक्चर दे दूं, उसमें आप देखेंगे उसके नॉन करंट एसेट्स वहीं पे रुके हुए हैं जितने पिछले साल थे, कोई न्यू नहीं खरीदे। फेयर। तो जनरली आप लोगों का आंसर ये आ रहा है कि अगर एक कंपनी ने 2 लाख से 35 लाख रुपए का सफर तय कर लिया एक साल में, तो कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, दिखने में अच्छी है,
और एक्सीलेंट है। लेकिन मैं अगला सवाल ये करूं कि ये 33 लाख रुपए जो आपकी कंपनी में इंक्रीज हुए हैं एक साल के अंदर, ये आए कहां से हैं? जिस तरह हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि एक गवर्नमेंट जो ट्रेड डेफिसिट छोड़ के जाती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि हमने स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो काफी हद तक बढ़ा दिए हैं। तो हम ये देखते हैं कि नई गवर्नमेंट ने आते के साथ ही क्या किया कि मुल्क में डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ा दिया और स्टेट बैंक के अंदर जो डॉलर्स पड़े हुए हैं उसके बैलेंस में ठीक ठाक इजाफा कर दिया। लेकिन क्या आपको अगला सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि ये डॉलर्स आपके पास आए कहां से? शिजा, आप कह रहे हो कि पिछले साल का प्रॉफिट देखना चाहिए। मैं अगर आपको कहता हूं कि हमारे पिछले साल 40 लाख रुपए का प्रॉफिट था, हाउ वुड यू रिएक्ट? पिछले साल 40 लाख रुपए का प्रॉफिट था, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? ओके एजाज, आप कह रहे हो कि मुमकिन है कि कंपनी ने लोन्स लिए हैं, या जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जब स्टेट बैंक के रिजर्व्स में एक ठीक ठाक इजाफा कर देती है, न्यूज में तो ऐसा आ जाता है कि गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के रिजर्व्स को इतना सरप्लस में लेके आ गया या इतना बढ़ा दिया, लेकिन उसका सोर्स होता है लोन। तो क्या 2 लाख से 35 लाख का सफर वाकई में खुशाइंद है और बहुत अच्छा है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं? फाइन। इसी तरीके से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, तो उसमें आपने 3 सोर्सेस पढ़े हैं जहां से कंपनी को पैसे मिलते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से सोर्सेस से, कौन कौन से दरवाजों से कंपनी के पास पैसे आते हैं या कंपनी के पैसे जाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो, फेयर। पहला आपने पढ़ा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम किनको कहते हैं? वो जो कि कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज हैं। फाइन, वर्किंग कैपिटल है। तो अगर आपको यह पता चले कि कंपनी के पास 2 लाख से 35 लाख का सफर इस साल के प्रॉफिट्स की वजह से हुआ है, इस साल कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी हुई है, इस साल कंपनी का खर्चा बहुत कम हुआ है, लिहाजा कंपनी ने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया है, जिस वजह से कंपनी के पास इतने पैसे आ गए हैं। तो अगर इसका सोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है तो इसका मकसद कि 2 लाख से 35 लाख का सफर वाकई में एक्सीलेंट है। दूसरी आपने मुझे एक्टिविटी बताई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कभी पैसे आते हैं या सिर्फ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कभी इनफ्लो होता है या सिर्फ आउटफ्लो होता है? फाइन, एजाज, आउटफ्लो ज्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कैसे हो सकता है? अगर थोड़ा बहुत भी होता है, यस नाइस एजाज, दोनों होते हैं, यस करेक्ट। इनफ्लो कैसे होता है? सेल ऑफ एसेट्स, नाइस। अगर हमारी कंपनी के पास ये कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया है, यानी हमें यह पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने
अपने इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया, अपनी गवर्नमेंट इदारों को शेयर्स लॉन्च करके किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। तो जिस तरह हमने पीटीसीएल को बेचा, जिस तरह स्टील मिल की बातें चल रही, जिस तरह पीआईए की बातें चल रही, हमारा कोई आउट परफॉर्मिंग बैंक है, लेट्स से यूबीएल था, हमने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो अगर हमें पता चलता है कि कंपनी के पास इतना कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है, यानी अपने घर के बर्तन बेचे हैं, अपने इदारे बेचे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचे हैं, अपने इंटेंजिबल्स बेचे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? बात समझ में आई? तो पहली फुर्सत में मैंने आपको इंफॉर्मेशन क्या दी कि हमारी कंपनी ने 2 लाख के बैलेंस को 35 लाख के बैलेंस तक पहुंचा दिया। अब ये तो आपके सामने एक सिचुएशन है, मैं आपसे पूछता हूं, इसको इंटरप्रेट करो कि ये सिचुएशन कैसी है, आपको इस सिचुएशन से क्या नजर आता है? और अगर आपने ये कह दिया कि बेहतरीन हो गया, आला सीन हो गया, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम बेसिकली कहते हैं कि आप इसके बाकी पहलुओं पे भी नजर डाल के देखें, एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाएंगे, जब इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम जाएंगे, तो हमें बेहतर तौर पे पता चल पाएगा कि क्या हमें ऐसा रिमार्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तीसरा सोर्स आपने मुझे बताया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कैसे होता है? फेयर एडिशनल कैपिटल, यानी हमने शेयर्स इशू किए हैं, खिजर फाइन, एजाज फाइन। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से पैसे कैसे आते हैं? लोन्स, करेक्ट। अगर हमें यह पता चलता है, खबर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सेल प्रोसीड्स नहीं आती हैं, सेल प्रोसीड्स आती हैं अगर नॉन करंट एसेट्स की हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, अगर कोर्स ऑफ बिजनेस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बाकी जहां तक बात हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की है, ऑर्डनरी शेयर्स की है, डेट डिविडेंड्स बॉन्ड्स, सॉरी बॉन्ड्स की है, तो यस एग्जैक्टली लोन वजाहत। तो क्या आपको लगता है कि अगर कंपनी ने 2 लाख से 35 लाख रुपए का सफर कर्जा लेके किया है या नए शेयर्स लेके किए हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? तो apparently yes, this is bad। इससे आपको एक आइडिया हुआ कि कभी भी कोई सिचुएशन या कभी भी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हमारे सामने मौजूद है, तो हमने उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को करना है इंटरप्रेट। और इंटरप्रेट का मकसद कि हम उसकी मीनिंग समझाएंगे, उसका मतलब समझाएंगे कि ये किस तरीके से हुआ है। अब हमारे मुल्क की हालिया गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली हमें क्या कह रही है कि हमने ट्रेड डेफिसिट को, जो तिजारती खसारा है, उसको हम सरप्लस में लेके आ गए हैं। तो हमें इसको अल्फाज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, हम ये रीजन देखेंगे कि कैसे हुआ है। क्या आपकी इंपोर्ट्स में वाकई में कमी आई है? क्या आपकी एक्सपोर्ट्स में वाकई में इजाफा हुआ है? ऐसी क्या चीजें हैं कि आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीजें हमारे मकसद में है, मिसाल हमें जो गंदम इस्तेमाल में आएगी, हमें जो चावल इस्तेमाल में आएंगे, हमें जो कपड़ा इस्तेमाल में आएगा, हमें जो कॉटन इस्तेमाल में आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमने एक्सपोर्ट मार दी है?
अगर हमने एक्सपोर्ट मार दी तो बज़ाहिर तो हमें लगेगा कि हमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चंद रोज बाद, चंद महीनों के बाद वही गंदम, वही कपड़ा, वही कॉटन, वही चावल हम फिर एक्सपेंसिव रेट्स पे वापस इंपोर्ट कर रहे हो। तो हमें इसकी गहराई में जाना है, और उस गहराई में जाने को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम ये कहें कि एक कंपनी के पास 6 मिलियन का बैलेंस था, और अब कंपनी के पास 2.5 लाख रुपए का बैलेंस है। क्या समझते हो कंपनी की परफॉर्मेंस को? कैसा रहा 2020? यस एनीवन, कैसा रहा 2020? अगर डेट सेटल किए हैं तो अच्छा है, ओके एजाज। अगर हमने लायबिलिटीज पे कर दी इन पैसों से तो बहुत आला, फेयर। और अगर हमें पता चलता है कि बिजनेस को नुकसान हुआ है, यानी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये पैसे गए हैं, तो बुरा है। अच्छा, इसी तरीके से आपने कहा अगर हम एसेट्स खरीदे हैं हमने, तो ये बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आपने कहा कि अगर हमने डेट सेटल किए हैं, तो ये भी अच्छा है। तो सिचुएशन को जब हम गहराई में ले जाके और उसके रीजंस देखते हैं, उसके रीजंस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जाती है बात इंटरप्रिटेशन की तरफ। फिर अब अपने अगला ख्याल किस बात का करना है? एक्टिवली मेरी बात सुनिएगा। से फॉर इंस्टेंस,
एक बच्चा है प्री मेडिकल का, और एक बच्चा है प्री इंजीनियरिंग का। अज्यूम करते हैं, मैं अपनी तरफ से सिचुएशन बना रहा हूं कि मेडिकल वाला बच्चा जूलॉजी एंड बॉटनी 2 पेपर पढ़ता है, और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ता है। बाकी उनके पेपर्स कॉमन है, लेकिन सिर्फ मैथ्स और जूलॉजी बॉटनी में फर्क है। अगर हर एक पेपर 100 मार्क्स का हो, तो अज्यूम करें कि मेडिकल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकता है 700, और इंजीनियरिंग का बच्चा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकता है 600। ठीक है, हालांकि शायद हमारा सिस्टम जूलॉजी एंड बॉटनी को 50-50 में तकसीम करता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, बोर्ड का फर्क हो सकता है। मैं अपनी तरफ से सिचुएशन बना रहा हूं कि मेडिकल का बच्चा मैक्सिमम मार्क्स जो हासिल कर सकता है वो है 700 मार्क्स, और इंजीनियरिंग का बच्चा हासिल कर सकता है 600 मार्क्स। होता यह है कि स्टूडेंट ए जो कि प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसके आगे 480 मार्क्स। तो उसकी अम्मी के पास पहुंच गई पड़ोसन। पड़ोसन आके ये कहने लगी कि हाँ भाई, तुम्हारे बेटे ने कितने मार्क्स लिए, कल रिजल्ट आया है। तो स्टूडेंट ए की अम्मी बताती है कि मेरे बेटे ने 480 मार्क्स लिए हैं। तो स्टूडेंट बी की अम्मी कहती हैं कि क्या बेवकूफ है तुम्हारा बच्चा, क्या नालायक है, नाकारा है तुम्हारा बच्चा। मेरी बेटी ने तो 530 मार्क्स लिए हैं, और अपने बेटे को समझा दो औकात में रहे, पड़ोस में ज्यादा गहराई अच्छी बात नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। लेकिन पता ये चलता है कि पड़ोसन की बच्ची प्री मेडिकल की स्टूडेंट है। करिश्मा शायद इमोजीज है, मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे लिए रीडेबल नहीं है, शायद इमोजीज आपने भेजे, आई एम नॉट श्योर। ओके, अब सिचुएशन देखिए हमारे पास क्या बन रही है कि स्टूडेंट ए जिसने 480 मार्क्स लिए हैं, उसकी अम्मी से मुलाकात करती है स्टूडेंट बी की वालदा। तो स्टूडेंट बी की वालदा आके उनको पूछती है कि तुम्हारे बेटे ने कितने मार्क्स लिए हैं। वो कहती है कि 480 मार्क्स। तो स्टूडेंट बी की अम्मी आके कहती है कि बेकार है तुम्हारा बच्चा, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता होगा, घूमने फिरने में है, क्योंकि मेरी बेटी ने मार्क्स लिए हैं 530, लिहाजा मेरी बेटी ज्यादा इंटेलिजेंट है तुम्हारे बेटे से। अब अम्मी को तो कुछ पता नहीं, अम्मी तो सुन के बैठ गई और स्टूडेंट ए के घर आने का इंतजार करने लग गई कि आए तो मैं इसको सुनाती हूं कि मोहल्ले में हमारी इज्जत खराब कर दी। उससे पहले स्टूडेंट ए की अम्मी की आपसे बात हो जाती है, आप परेशान समझते हैं कि वो बड़ी परेशान सी बैठी हुई है।
तो आप उनसे माजरा पूछते हैं तो वो आपको ये सिलसिला बता देती हैं। आप क्या कहेंगे कि स्टूडेंट ए जब घर पे आए तो उसको वाकई में खरी खरी सुनानी चाहिए या हालात कुछ मुख्तलिफ है? आपको क्या लगता है? वेटिंग फॉर योर आंसर। हमजा, क्या मुख्तलिफ है? हालात मुख्तलिफ है, यस करेक्ट। समझाओ, अम्मी को मुतमईन करो ताकि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो, या अब की बार वो पड़ोसन की चाय पी के आ जाए। शेजा, ज्यादा मार्क्स कैसे हैं? स्टूडेंट ए की तो 480 मार्क्स है ना। वजाहत कैसे? 480 530 से ज्यादा कैसे कह रहे हो आप? गुड। जैन ने मसला सुलझा दिया। जैन कह रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से ए अच्छा है। नाउ व्हाट इज परसेंटेज? यस करेक्ट, परसेंटेज। तो अगर मैं आपके फिगर्स लूं तो आपने मुझे कहा है कि इसके जो मार्क्स हैं वो 80% है और बी के मार्क्स हैं वो 75% है। अब मैं ये आपको समझा रहा हूं पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वाली फिगर जो आपने पहले देखी थी जिसमें पड़ोसन सुना के गई थी आपकी अम्मी को बातें, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन या फिर एब्सोल्यूट मेजर। और जब आप इसी इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं रिलेटिव मेजर। तो ज्यादा बेहतर क्या है, एब्सोल्यूट बेसिस पे रिमार्क्स पास करना या रिलेटिव बेसिस पे रिमार्क्स पास करना? सिचुएशन को बेहतर जज कैसे किया जा सकता है? फेयर। से फॉर इंस्टेंस बिजनेस ए ने इस साल 5 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया और बिजनेस बी ने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बिजनेस अच्छा है? ओके okay. क्या आप जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको सिर्फ दी है
क्या इस इंफॉर्मेशन पे आप कमेंट कर सकते हैं? ओके, हमजा का कहना है कि 1500 वाला अच्छा है, 15 लाख वाला। ओके, नहीं मुकर गए, ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी नाइस। तो हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते कि 5 लाख ज्यादा अच्छे हैं या 15 लाख ज्यादा अच्छे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मैं निकाल के देता हूं। अगर 5 लाख और 15 लाख का प्रॉफिट नाकाफी है तो इसके अलावा आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? चले, मैं आपको अगर ये बता दूं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है, और हमें ये पता चलता है कि ए में इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए की और बी में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए की। अब आप बताओ कि कौन सा बिजनेस बेहतर लग रहा है? एजाज क्यों ए? वजाहत क्यों बी? हम इसको रिलेटिव मेजर में लेके आते हैं। 5 लाख रुपए कमाए हैं 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। अगर 20 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमाए जाएं तो ये इन्वेस्टमेंट का कितना फीसद रिटर्न है? यानी हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहे हैं? ओके, सो इट इज 25%। वेरएज बिजनेस बी ने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमजा, आप नो किस पे कह रहे हैं? ये आंसर में कुछ डाउट है? ओके, हाँ आपने 5 लिखा था, फाइन। सो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा है, ए का बन रहा है 25% और बी का बन रहा है 15%। तो अगर आप एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन को देख रहे थे तो आपकी जजमेंट मुनासिब नहीं बैठ रही थी। लेकिन जब आप इसको रिलेटिव में लेके आ गए तो आप बेहतर तौर पे इसको इंटरप्रेट कर सके कि बेहतर क्या है, बुरा क्या है। ऑल्दो इस बात को भी याद रखें कि एब्सोल्यूट आंसर बिल्कुल ही नाकारा नहीं है। एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन भी काम की है। मेरी मिसाल सुनना, जब ये कोरोना का नया नया इशू आया था तो ये देखने लगा कि इस मुल्क में इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, इस मुल्क में इतने लोग इन्फेक्ट हो गए।
तो मैं इस हवाले से थोड़ा अपना राय ये रख रहा था कि भाई है क्या, जुकाम ही तो है। तो इस जुकाम को, इस बुखार को इतना ज्यादा, गले की तकलीफ को इतना ज्यादा सीरियस लेने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में फिर किस्से आने लग गए कि डेथ्स जो हैं वो ज्यादा होने लग गई। अब डेथ्स जब ज्यादा हुई तो हमने निकाला रेशो। रेशो क्या निकालने लग गए कि जितने भी लोग इन्फेक्ट होते हैं उनमें से कितने फीसद लोगों की डेथ होती है। आपकी नजर से क्या रेशो गुजरा था कि जब ये केस चाइना साइड पे थे या जनरल पाकिस्तान की अगर हम बात करें एजाज, सिर्फ इटली के साइड पे अगर आप देखें तो आपको रेशियो ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो रेशियो कितना चल रहा है, डेथ रेशियो। ऐसा ही था, 2 to 3% था। तो ये देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स रहा कि यार देखो, जितने भी बंदों को होता है तो जो डेथ होती है वो बिल्कुल कम की होती है। अब आप रिलेटिव मेजर को देख रहे हो। यस एजाज, ये जब इटली का केस शुरू हुआ था तो ये 23% तक सिलसिला गया था, लेकिन बाद में नंबर ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा थे लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स कम हो गई थी। बहरहाल मैं पुरानी बात बता रहा हूं कि जब नया नया सीन चल रहा था तो हमें पता था कि 2 to 3% डेथ रेशियो है। तो मैं भी इस बात में था कि यार इसका जो सोल्यूशन है वो तो इटसेल्फ नंबर्स में है। तो किसी टीवी शो में मैं बात सुन रहा था, किसी डॉक्टर से, शायद शाजिब खानजादा बात कर रहा था या कोई एंकर बात कर रहा था। तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब को कहा कि डेथ रेशियो तो कम है, करीबन 2 से 2.5% है। तो डॉक्टर साहब ने एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी जो कि मुझे थोड़ा हिट की। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, अगर हम पूरे पाकिस्तान में 100 लोग होते हैं ना और 100 में से 2 या 3 मर जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ है। अगर खुदा ना खास्ता 1 करोड़ लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं तो आप 1 करोड़ का 2% निकाल लें, और वाकई में जब 1 करोड़ का 2% निकाला तो 2 लाख का रेशो आ रहा था। या चले इसी तरीके से अगर 10 लाख लोग भी इन्फेक्ट होते हैं और 10 लाख का 2% की डेथ होती है तो भी 20,000 लोग हैं। तो जब आप उसको रिलेटिव में देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट में देख रहे हैं तो 2 लाख लोगों का एक मुल्क के अंदर किसी बीमारी की वजह से मर जाना डरावना था, डराने वाला था। तो ऐसा मैं कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन की भी अपनी जगह पे एक हैसियत होती है। अच्छा, तो एक हमने देख ली कि इंफॉर्मेशन में लिमिटेशंस क्या आ सकती हैं। अगला मेरा सवाल यह है कि हम अच्छा या बुरा या राइट एंड रॉन्ग किसको कहते हैं। मेरी मिसाल फिर से सुनना एक और। मैंने आज से 2 दिन पहले होंडा सिविक 2014 यूजी बाय की है 26 लाख रुपए में। आपको क्या लगता है, मुनासिब ले ली या महंगी ले ली?
क्या आप में से कोई इस पे रिमार्क पास कर सकता है कि मैंने होंडा सिविक का 2014 मॉडल लिया है, यूजी वेरिएंट, 26 लाख रुपए में। आपको क्या लगता है, मैंने मुनासिब ले ली, या किसी ने मुझे ठग लिया, या मैंने किसी को ठग लिया? क्या आप में से कोई कमेंट कर सकता है इस पे? ओके, आप इस पे ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, आप में से अगर कोई गाड़ियों का काम करने वाला होता तो मुझे फौरन बताता कि सर ये बहुत महंगी ले ली, लेकिन क्योंकि आप लोग को सिर्फ एकतरफा इंफॉर्मेशन पता है कि 26 लाख रुपए की गाड़ी ली है, आपको चीजें जब तक पता नहीं है तो तब तक आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते। आपको क्या क्या चीजें बताऊं कि आप जज कर सकेंगे कि 26 लाख रुपए मुनासिब है या महंगा है? एजाज ने पहला पहला पॉइंट रेज किया कि आप देखें कि अभी मार्केट में गाड़ी कितने की चल रही है। तो 26 लाख रुपए को देखकर आप फौरन कमेंट नहीं कर सकते थे। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे दिखाया कि आप मार्केट वैल्यू देखें। बिल फर्स्ट पता चलता है कि मार्केट में यह गाड़ी 25 लाख रुपए की है, तो आप कहेंगे सर फिर आपने 26 की कैसे ले ली, 25 की चल रही है मार्केट में। तो इसके अलावा क्या चीज देखी जाए कि गाड़ी के ऊपर कमेंट किया जा सके? आप ये पूछेंगे कि सर जो गाड़ी आपने ली है उसकी कंडीशन कैसी है। कहीं से गाड़ी की टचअप तो नहीं है, यानी कहीं से गाड़ी एक्सीडेंटेड तो नहीं है। नाइस। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे 26 लाख रुपए के फैसले को अगर आप रिमार्क देना चाहें, कमेंट देना चाहें, अच्छा या बुरा करना चाहें, तो और क्या मुझसे पूछेंगे पहले? चले, आपने पूछ लिया कि न्यू है या यूज्ड है, क्योंकि मैंने बता दिया कि 2014 का मॉडल है और हम 2020 में खड़े हैं, तो इससे वैसे चीज तो क्लियर हो जाती है। लेकिन फाइन हम ये जरूर देखेंगे कि बिल्कुल जीरो है या चली हुई गाड़ी है। उसके अलावा क्या देखोगे? कितनी चली हुई है। अगर बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, कम चली हुई है, मेंटेन्ड है, तो शायद ज्यादा पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर यही गाड़ी टैक्सी में चली हुई है, रफ यूज में आई है, मेंटेन नहीं की गई, तो शायद इतने ज्यादा पैसे देना मुनासिब नहीं है। वजह ट्रेंड का मकसद मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज, कि ट्रेंड से आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस अगर मैं ये बात करूं कि कलर शायद कोई ऐसा था जो कि मेरी प्रेफरेंस में था, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, और ये कलर मार्केट में शॉर्ट है। जी, इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि गाड़ी 26 लाख रुपए की खरीदी है, सस्ती है महंगी है? गुड। एक हमने बोला ऑटो या मैनुअल, दूसरा हमने कहा पेमेंट टर्म्स क्या है। सर बिल्कुल अच्छी बात है कि शायद उसने अगर मुझे टाइम दिया है कि गाड़ी आप लेके जाओ, पेमेंट मुझे 6 महीने के बाद करना, तो 26 लाख में ठीक है। लेकिन अगर आपने कैश पे ली है तो शायद फिर महंगी है।
अच्छा, अब ये बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी किसी चीज को आप जज करना चाहें कि अच्छी है या बुरी है, तो हमेशा उसके लिए क्या करना होता है, किसी भी चीज का अच्छा है या बुरा है, ये हर किसी की अपनी अपनी जजमेंट हो सकती है। लेकिन ये पता कैसे चलता है? हमें हमेशा पता चलता है कंपैरिजन से। मे बी आप मुझे ये कहें कि सर आप 2014 की यूजी 26 लाख की लेके आ गए, मेरा एक दोस्त है वो तो 2016 का मॉडल लेके आ गया है 25 लाख रुपए में। तो आप एकदम से कहेंगे सर आपने महंगी ले ली क्योंकि मेरा दोस्त 2016 का मॉडल 2 साल बाद वाला इतने में लेके आया है। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो सनरूफ है और आपके दोस्त ने जो लिया वो हार्ड टॉप है। कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है, मुनासिब है या महंगी है, इस चीज का पता हमेशा 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 पता चलता है कंपैरिजन से। जिस तरह आपने बचपन में एक जोक सुना होगा, ऑल्दो इट्स नॉट नो मोर फनी, लेकिन आपने सुना हो शायद कि एक बंदा अपने दोस्त को बताता है कि भाई मेरा बेटा बड़ा जीनियस है और उसने क्लास में सेकंड पोजीशन ली है। अब हमें अगर कोई पता है कि अच्छा क्लास में सेकंड पोजीशन, यार सही है, बहुत अच्छा है, तो उसका दोस्त उससे सवाल करता है कि अच्छा क्लास में बच्चे कितने हैं, तो वो उसको बताता है कि पूरी क्लास में बच्चे ही 2 हैं। अब वैसे देखा जाए तो सेकंड पोजीशन तो बहुत अच्छी बात है ना कि चल दूसरा नंबर आया, दूसरी पोजीशन ली है, वाह वाह। लेकिन क्लास में बच्चे ही 2 बैठे हैं, तो अगर फेल भी हुआ होगा तो भी तो सेकंड आएगा ना। पॉइंटर्स के हम जब भी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे सामने कोई कंपैरिजन होने चाहिए। उस कंपैरिजन को हम कहते हैं बेंचमार्क या फिर यार्डस्टिक्स। यह भी बहुत जरूरी है कि आप कंपेयर करते किससे हैं। अगर आपने अपना बेंचमार्क ही गलत रखा होगा तो आपकी इंटरप्रिटेशन यकीनन गलत होगी। मसलन किसी भी कंपनी को अगर हम कंपेयर करना चाहें, आपको किसी एक कंपनी की परफॉर्मेंस दी जाती है, यानी उसका प्रॉफिट और लॉस दिया जाता है, तो आप कैसे जज करेंगे कि कंपनी कि जो इनकम स्टेटमेंट है, जो रेवेन्यू है, जो कॉस्ट है, जो प्रॉफिट है या जो लॉस है, वो अच्छा है या बुरा है? तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर। किससे कंपेयर किया जा सकता है? पहला,
हम इसको कंपेयर कर सकते हैं उस ही कंपनी की पिछले साल की परफॉर्मेंस से। तो 2020 की इनकम स्टेटमेंट को हम 2019 की इनकम स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं और अपने रिमार्क्स दे सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, और किससे कंपेयर कर सकते हैं? फाइन, बिलाल कुरैशी, हम ईपीएस कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना ईपीएस आप कंपेयर किससे करेंगे? पिछले साल के ईपीएस से। तो आपको अक्सर आपने देखा है कि हम इस साल की स्टेटमेंट्स के साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। फाइन, तो हम इस साल के रेवेन्यू को पिछले साल के रेवेन्यू से कंपेयर कर सकते हैं, इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट को पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट को, ईपीएस को हम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा आप किस चीज के अगेंस्ट आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या बुरी रही है? वजाहत ने पहले मुझे बताया था, एक क्वेश्चन आंसर मेरे पास आया हुआ है, कंपटीशन। करेक्ट एजाज। तो किसी सेम कंपनी की करंट सिचुएशन के साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है तो हमारा कोई अगर कॉम्पिटिटर है जो सेम कंपनी है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस में है, सेम साइज की कंपनी है अगर, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? ऐसा मुमकिन है कि पिछले साल के मुकाबले में तो हमने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर ने तो और भी अच्छा काम कर लिया। तो पिछले साल के एडमिशंस के मुकाबले में इस साल हमारे एडमिशंस तो ज्यादा हैं, लेकिन मार्केट में इस साल एडमिशंस और भी ज्यादा हुए हैं, तो उस हिसाब से आपके एडमिशंस इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है। यस, उसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस किससे कंपेयर कर सकते हैं? इसके अलावा हम कंपेयर कर सकते हैं विथ इंडस्ट्री एवरेजेस। इंडस्ट्री एवरेजेस का मकसद क्या होता है कि आपको सुनने में आता है कि गारमेंट्स में इतना मार्जिन होता है, गाड़ियों का बिजनेस अच्छा है, गाड़ियों में इतनी बचत होती है, गोल्ड का काम अच्छा है, गोल्ड में बड़ी कमाई है, या कॉस्मेटिक्स का बिजनेस किया जाए, कॉस्मेटिक्स में बड़ी बचत है, एजुकेशन का काम किया जाए, स्कूल में बड़ी बचत है। होता क्या है कि हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना एक नॉर्म होता है। हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना एक मार्जिन होता है, क्रेडिट का अपना एक रूल होता है, सेल्स का अपना एक उसूल होता है। तो अगर हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर करें तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके अलावा हमारी कंपनी ने प्लानिंग की होगी, एक बजट बना रखा होगा कि आइंदा आने वाले साल में हमारे टारगेट्स क्या हैं, आइंदा आने वाले साल के लिए हमारा रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक वो चीज जो आपने सोची थी और एक वो चीज जो आपने हासिल की है, इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है।
अगर हम अपनी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, हमें पता चलता है कि पिछले साल हमारा रेवेन्यू 4 करोड़ का हुआ था और इस साल हमारा रेवेन्यू 3 करोड़ 10 लाख का हुआ है। रिपीटिंग, पिछले साल हमारा रेवेन्यू 4 करोड़ रुपए का था, इस साल हमारा रेवेन्यू 3 करोड़ 10 लाख रुपए का है। क्या समझते हो इस सिचुएशन से, अच्छी रही कि बुरी रही? तो बजाहिर हम ये देख सकते हैं कि आप 4 करोड़ से गिर के 3 करोड़ 10 लाख पे आ गए हैं, ऑब्वियसली बुरी है। नाइस, एजाज आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम प्रीवियस से कंपेयर करते हैं, ऐसा मुमकिन है कि जो पिछला साल था वो इकोनॉमिकली हेल्दी साल था, या हम यूं कहें कि ये 2 साल न्यू गवर्नमेंट को हुए हैं तो हम थोड़े अभी ट्रबल्स में हैं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मैं सिंपल ये बात कर रहा हूं कि इकोनॉमिकली हम ट्रबल में हैं, बिजनेसेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितना कि पहले कर रहे थे। सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, मैं उस पर कोई कमेंट पास नहीं कर रहा, मैं किसी हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात नहीं कर रहा। मैं सिंपली ये बात कर रहा हूं कि वही बिजनेस जो 2014-15 में था, वो बिजनेस अगर हम 19-20 या 18-19 में देखें तो वो मजा नहीं है कारोबार में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पिछले साल, जो कि एक हेल्दी ईयर था और इकोनॉमिकली चीजें बहुत अच्छी थी, स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मार्केट इंटरेस्ट रेट काइबोर नीचे था, खर्चे कम थे, इन्फ्लेशन कम थी और कस्टमर के पास पैसा ज्यादा था, सेल्स ज्यादा होती थी, और ये साल या तो गवर्नमेंट की पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी वाला रहा है, या चले लेट्स से फॉर इंस्टेंस पेंडेमिक आ गया, कोरोना का इश्यू आ गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से इस साल हम उतना अच्छा नहीं कर सकते थे जितना कि हमने पिछले साल किया। तो यही बात वाजे हो जाती है कि अगर आप 2020 को 2019 से कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन मुनासिब नहीं है। हम टर्म एक यूज करते हैं, लाइक विद लाइक। लाइक विद लाइक का मकसद कि आप जो दो डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल तक सेम होनी चाहिए। आप में से जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, या यकीनन हम तकरीबन सभी थोड़ा बहुत जानते तो है, तो अगर एक प्लेयर की वनडे इंटरनेशनल या ओडीआई या वनडे जो 50 ओवर का मैच है उसकी परफॉर्मेंस को दूसरे प्लेयर के T20 फॉर्मेट के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए, या एक प्लेयर की वनडे परफॉर्मेंस को दूसरे प्लेयर की टेस्ट मैच परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये कंपैरिजन जायज है, मुनासिब है? करेक्ट। आप ये समझ सकते हैं कि स्कोर को स्कोर से कंपेयर करना वैसे तो ठीक है, रन रेट को रन रेट से कंपेयर करना वैसे तो ठीक है, विकेट्स पर मैच को विकेट्स पर मैच से कंपेयर करना वैसे तो ठीक है, नंबर ऑफ 50s, नंबर ऑफ सेंचुरीज वैसे तो ठीक है, लेकिन फॉर्मेट का फर्क भी सामने होना चाहिए। तो अगर कोई प्लेयर
T20 में ज्यादा विकेट्स गिराता है, तो T20 में तो विकेट्स वैसे ही ज्यादा गिरती हैं, क्योंकि सामने वाले प्लेयर ने वैसे भी डंडा घुमाना है, वैसे भी उसने झाड़ना है, कोई विकेट तो सेव करनी नहीं है। जबकि ऑन द अदर हैंड टेस्ट के अंदर स्कोर बनाने का ज्यादा कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ विकेट बचानी है, बॉल्स की कोई टेंशन नहीं है। तो लाइक विद लाइक का मकसद कि आप एक फॉर्मेट की क्रिकेट को दूसरे फॉर्म की क्रिकेट से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट डिफरेंट होगा तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपने देखना है कि अगर दोनों ईयर्स में इकोनॉमिक कंडीशन सेम रही है, फिर तो आप दोनों सालों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है, या फिर कोई मेजर वन ऑफ इवेंट हुआ है, वन ऑफ का मकसद सिर्फ एक ही बार होता है। एग्जाम्पल 2019 में हमें किसी दूसरी गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को, या हमारी ही गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को किसी इरेगुलेशन पे या किसी ब्रीच पे पेनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से हमें ठीक ठाक पेनल्टी का सामना करना पड़ा, जिसका हमने उस ही साल प्रोविजन बनाया। अब पिछले साल ऐसा कोई हादसा मौजूद नहीं था, बिलफर्स इस साल हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, या हमारी फैक्ट्री में कोई एक्सप्लोजन हो गया, या हमारी फैक्ट्री में कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया था, या हमारी फैक्ट्री पे भारी जुर्माने लगा दिए गए। लेकिन ये मसला सिर्फ इस साल हुआ है, पिछले साल या आइंदा आने वाले साल में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। तो क्या ये साल पिछले साल से कंपेयर किया जा सकता है? ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज इस साल अगर आपकी कंपनी में कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, या आपकी कंपनी के ऊपर कोई जुर्माने लगाए गए हैं, तो किसी भी वजह से आपकी इस साल की परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले में कंपेयर करने जैसी नहीं होगी। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? कि हम अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट सेम कंपनी इन द इंडस्ट्री से कंपेयर करें। अब जब हालात आपके लिए खराब हुए होंगे तो हालात तो उनके लिए भी खराब हुए होंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस जब उनकी खराब है तो आपकी भी खराब होंगी। लेकिन हाँ, कोई अगर ऐसा हादसा है जो बिलखुसूस आपके साथ हुआ है, तो फिर एक एक्सेप्शन है। लेकिन एक चीज जरूर मुमकिन है कि उस कंपनी ने, हमारे कॉम्पिटिटर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज मुख्तलिफ हो और हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज मुख्तलिफ हो। मिसाल में अगर आप लोगों से पूछूं कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट और लॉस में कहां रखा जाता है, डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहां शो किया जाता है? एग्जास एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और दूसरे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहां दिखाया जाता है? वजाहत का कहना है आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जैन का कहना है कॉस्ट ऑफ सेल में दिखाया जाता है।
अलोकेट होते हैं, ठीक है, एग्जास्ट बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखें, अब कंपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल में दिखाती है, एडमिन या सेलिंग में दिखाती है, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में दिखाती है, ये कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। अगर हम कंपनी ए जिसने डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में डाली हुई है, और कंपनी बी जिसने डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाया हुआ है, अगर दोनों कंपनीज के ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करें तो क्या दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करना मुनासिब होगा? बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि जिस कंपनी ने कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन डाल दी उसका ग्रॉस प्रॉफिट गिर गया होगा, और जिसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रखा उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा होगा। तो जब दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ कंपनीज डेप्रिसिएशन मेथड भी डिफरेंट रखती हैं। अगर दोनों कंपनीज ने न्यू एसेट्स खरीदे हैं, एक कंपनी उसको आरबीएम पे रखती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, दूसरी रखती है स्ट्रेट लाइन पे, तो बाकी सालों का, आइंदा आने वाले सालों का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस साल जिसने आरबीएम चलाया होगा उसने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, जबकि जो स्ट्रेट लाइन चला रही है उसने इस साल ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की होगी। तो दोनों की इंफॉर्मेशन भी कंपैरिजन नहीं होगी। इसी तरीके से एक कंपनी है जो कि कॉस्ट मॉडल पे चलाती है, दूसरी कंपनी है जो कि रिवैल्यूएशन मॉडल चलाती है। तो कॉस्ट वाली कंपनी तो कॉस्ट को ही डेप्रिशिएट करती आएगी, लेकिन रिवैल्यूएशन कंपनी वाली क्या करेगी, जो रिवैल्यूड अमाउंट है अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन। और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है तो उस कंपनी ने नुकसान भी दिखाया होगा, जबकि कॉस्ट मॉडल वाली कंपनी रिवैल्यूएशन का नुकसान प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा रही होगी। तो ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ करते हैं कि कंपनी की अपनी मर्जी है। अगर हर कंपनी अपनी अपनी मर्जी चलाए तो उस उनकी मर्जी की वजह से दोनों कंपनीज की स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना फिर ज्यादा सूटेबल नहीं रह जाता। ठीक है, मेरी बातों को समझ रहे हो अब तक? मेरी थ्योरेटिकल सारे एरियाज आपको समझ में आ गए? किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें प्लीज। ठीक हो गया। अब मैं अगली चीज पे आता हूं। ओके, अब एक चीज आप याद रखें कि कभी भी किसी सिचुएशन को कंक्लूसिव ना कर दो। कंक्लूसिव से मेरा मकसद क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखकर जहन बना लेते हैं कि कंपनी या तो बहुत अच्छी है या तो बहुत बुरी है।
आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। मिसाल, मैं आपसे किसी शख्स के बारे में पूछूं, यार ये फला शख्स कैसा है, तो उसके ऊपर आप एक ही रिमार्क दें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यकीनन मुझसे पूछें कि सर आप किस हवाले से पूछ रहे हैं। क्या आप उस बंदे की फितरत के हवाले से पूछ रहे हैं कि वो दोस्ती करने के हिसाब से कैसा है? क्या आप उस बंदे के फाइनेंशियल एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं कि वो फाइनेंशियली कैसा है? क्या उसको पैसे देने जैसे हैं या नहीं है, उसके साथ कारोबार करने जैसा है या नहीं है? क्या उस बंदे को आप टीचर के हिसाब से पूछ रहे हैं कि वो पढ़ाता कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, वो चीजों को समझाता कैसा है? तो वो बंदा है कैसा? क्या आप मुझसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि वो अ, बिल्कुल पाबंद है या नहीं है? तो होता क्या है कि पूरे के पूरे बंदे को एक ही तरफ खाई में धकेल देना, जो कि हम आजकल करते हैं ऐसा कि अगर एक किसी भी बंदे का हमारे ओपिनियन से इख्तलाफ हो, यानी वो अगर हम हमसे मुख्तलिफ राय रखता हो, तो आजकल हम पाकिस्तान में एक ट्रेंड क्या बना चुके हैं कि अगर किसी की इख्तलाफ राय है तो मतलब बंदा गंदा। अगर टीचर ही है लेकिन नून लीग का सपोर्टर है या पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, या सपोर्टर ना सही, सिर्फ कहीं पे अगर उसने इसहाक डार की, नवाज शरीफ की, जरदारी की थोड़ी भी तारीफ कर दी, तो हम तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि बेकार है, अकल ही नहीं है, पता नहीं कैसे टीचर बन गया। तो इशू इसके उसकी इख्तलाफ राय, वो एक डिफरेंट माइंडसेट रखता है जिसपे आप एग्री नहीं करते, ये एक अलग इशू है। लेकिन वो पढ़ाने में कैसा है, वो फितरतन तबीयतन बंदा कैसा है, इखलाक में कैसा है, मजहबी लिहाज से कैसा है, पैसों की डीलिंग में कैसा है, वो चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हम क्या करते हैं कि जब एक बंदा सिर्फ एक एस्पेक्ट में हमसे मुख्तलिफ निकलता है, मैं गलत और सही भी नहीं कह रहा, अगर कोई शख्स हमसे सिर्फ मुख्तलिफ निकलता है तो हम उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, हम उसके खिलाफ एक्सक्यूज मी उसके हम खिलाफ आ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा बंदा ही गलत है। बिजनेसेस में जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपके रिमार्क्स कंक्लूसिव नहीं होने चाहिए, हमें उसकी कैटेगरीज बनानी चाहिए। जिस तरह मैं अगर आपसे मशवरा लूं कि मुझे अगर किसी टीचर को जज करना हो कि ये टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है, और मैं अगर आप लोगों से उसका फीडबैक लेना चाहूं कि ये टीचर कैसा है, तो क्या मैं आपको एक फीडबैक फीडबैक फॉर्म दूं, कागज का टुकड़ा दूं और उस पे ऊपर सवाल लिख दूं कि ये टीचर कैसा है, या फिर मुझे इसकी कैटेगरीज बनानी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं आपसे क्या क्या चीजें पूछूं किसी टीचर को जज करने के हवाले से? ओके, एजाज कह रहा है स्किल्स। चलो, एक आपने पूछ लिया कि उस टीचर की स्किल्स कैसी हैं। दूसरा आपने मुझे मशवरा दे दिया कि आप ये देखें कि उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है। और किसी भी टीचर को जज करने के लिए हम कौन कौन से पहलुओं का जायजा ले सकते हैं? गुड, पंक्चुअलिटी। यस, और एक्सपीरियंस कितना है फील्ड में? नाइस। और शक्ल में कैसा है? नाइस। डिलीवरी कैसे करता है? हमजा, परफेक्ट।
शक्ल देखें, हमारा वहां पे कंसर्न नहीं है। हम ये देखें कि उसका कद कैसा है और दिखता कैसा है, हैंडसम है या नहीं है, देखिए वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। हाँ देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम यही किस्सा जब रिश्ते के हवाले से लेके जाते हैं कि अगर हम एक रिश्तेदारी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो कंसर्न वैलिड हो सकता है। इसी तरीके से लेट्स से अगर हम उसको किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं कि हम इससे किसी वीडियो में लेके आएंगे इसको, या किसी बैनर पे इसकी तस्वीर लगवाएंगे, या इससे कोई एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, चले वहां पे वो चीज जरूरी हो सकती है, उसकी फिजी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन जहां टीचर की बात आती है तो यकीनन हम इस चीज की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, वजाहत ने कहा कि डिलीवर किस तरीके से करता है, वेरी नाइस। उसके अलावा किसी भी टीचर को जज करने के लिए आप क्या बात बताएंगे मुझे कि क्या चीज देखनी चाहिए? डिलीवरी में हम ये भी देख लें कि क्या वो हमारे सवाल का सही जवाब दे सकता है या गोली कर जाता है। अक्सर टीचर से जब सवाल किया जाता है तो जिसको हम मुहावरतन कहते हैं कि सवाल गंदम जवाब चना, कि सवाल क्या कर रहे हैं और आप जवाब क्या दे रहे हैं। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, उसको गोली कर जाते हैं, पता नहीं एक की दूसरी इतनी लंबी कहानियां सुनाते हैं कि स्टूडेंट हाथ जोड़ लेता है कि सर बस नहीं पूछ रहा मैं। लेकिन अगर वो टू द पॉइंट है, यानी आपको आपके सवाल का सही जवाब दे, आपका सवाल समझे, तो ये कुछ मैं बेसिकली एस्पेक्ट बनवा रहा था कि हम किसी भी टीचर को अगर जज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो किसी एक चीज में बहुत अच्छा हो और किसी दूसरी चीज में उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, और किसी दूसरी चीज में शायद वो बिल्कुल पुअर परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन 100 का 100% बंदे को एक ही सफ में खड़ा कर देना कि ये गंदा है, तो ये बिल्कुल इमेच्योर और अनएजुकेटेड और गलत हो जाएगा कि आप बंदे के एक इख्तलाफ की वजह से उस पूरे के पूरे बंदे को गलत कह रहे हैं। हो सकता है वो किसी चीज में वाकई में हो गलत, लेकिन बाकी चीजों में काबिल तारीफ हो सकता है। इसी तरीके से हम किसी भी बिजनेस की जब परफॉर्मेंस या पोजीशन जज करते हैं, तो हम कुछ अलग अलग पहलुओं का जायजा लेते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पहलू यानी एस्पेक्ट्स। इसमें एक एस्पेक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी का। हम ये जरूर देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में, कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, अपने बजट के मुकाबले में, इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले में कैसा रहा। तो यहां पे आप बेसिकली जज कर रहे हैं किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पुअर है, इस साल उसने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, और हम कहें कि ये बिजनेस गंदा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसकी टीम को फारिग कर देना चाहिए, बड़ा बेकार बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा करना गलत होगा। मुमकिन है कि मैनेजमेंट ने इस साल प्रॉफिट कम किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसने कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छी सिमत में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल बिजनेस के हालात मुतमईन करने जैसे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मुमकिन है। तो एक हम जज करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, जज की जाती है बिजनेस की लिक्विडिटी। क्या आप में से कोई मुझे गाइड कर सकता है लिक्विडिटी किसको कहते हैं? लिक्विडिटी किस बला का नाम है?
Anyone? What is liquidity? Easy to cash. Zen shutdown. Okay. देखिए लिक्विडिटी किसको कहते हैं? लिक्विडिटी का मकसद है टू मेजर द एबिलिटी of a business, of a company to meet its current obligations. As they fall due. देखो सिलसिला समझना, कंपनी के पास करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स का मकसद 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या लिक्विडेट हो जाएंगे, और करंट लायबिलिटीज जो कि 12 महीने के अंदर अंदर हमें पे करनी है। क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी ड्यू होने के टाइम पे कर सकेगी? जब सप्लायर पैसे मांगेगा तो क्या आपके पास पैसे होंगे? जब स्टाफ को सैलरी देने का टाइम होगा तो क्या आप सैलरी दे सकेंगे? जब टैक्स देने का टाइम होगा तो क्या आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप टैक्स दे सके? अगर किसी भी कंपनी के पास पैसे उसकी लायबिलिटी से ज्यादा मौजूद है तो हम कहेंगे हाँ आराम से कर जाएंगे। मिसाल, अगर आप घर से अपना वॉलेट लेके निकले तो है, पर्स लेके निकले तो है, और रास्ते में आपको घर से फोन आ जाता है कि यार मुझे एक सुपर कार्ड तो रिचार्ज करवा के आ जाना भाई। तो अगर आप सुपर कार्ड रिचार्ज करवा लेते हैं, एक इजी लोड की शॉप पे जाते हैं और उसको नंबर देते हैं, सुपर कार्ड रिचार्ज हो जाता है, लेकिन क्या आपके वॉलेट में इतने पैसे हैं कि आप उसको दे सको? इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सके? एक बात अच्छे से याद रखना कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल कितना भी हो, लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट करता हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे ना हुए, अगर वो टाइम पे अपनी लायबिलिटीज पूरी ना कर सका, तो हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। मिसाल ले लें कि एक शख्स किसी पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे आता है और बड़ी हाईफाई गाड़ी लेके आता है, लेट्स से डबल केबिन लेके आता है या V8 लेके आता है, और पेट्रोल पंप पे जिस भरम से वो खड़ा होता है, जो फोन उसके हाथ में है, जो ग्लासेस उसने लगाए हुए हैं, जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, तो पेट्रोल पंप का जो स्टाफ खड़ा है वो शक्ल देख के समझ जाता है कि सर ये 500 का तो डलवाएगा नहीं, ये यकीनन इशारा करेगा कि फुल करवा दो। और ऐसा ही होता है कि वो बंदा जो कि एक बड़ी लेविश गाड़ी में बैठा हुआ, बड़े ब्रांडेड चश्मे पहने हुए, पता है कि खान साहब से नहीं खरीदे, और घड़ी भी बड़ी स्मार्ट वॉच या हाईफाई लग्जरी पहनी हुई है, मोबाइल फोन भी उसके पास बिल्कुल लेटेस्ट है, कपड़े भी जबरदस्त हैं, तो वो इशारा करता है कि टैंक फुल कर दो। वो बंदा जो पंप पे खड़ा है वो टैंक फुल करता है और बिल फर्स 5,000 रुपए का पेट्रोल डाल देता है उसकी गाड़ी में। जैसे ही पेट्रोल डाल के वो उसके विंडो पे आता है, ड्राइवर साइड पे, कि सर पैसे दे दें, तो ये शख्स जब अपनी जेब में हाथ डालता है, गाड़ी में आगे पीछे चेक करता है, तो उसको पता चलता है मेरा वॉलेट तो घर पे रह गया। अगर आप उस पेट्रोल पंप पे अपने आप को इमेजिन करो, तो उस स्टाफ को क्या करना चाहिए? अभी ये देखता है कि ना मेरे पास कोई कार्ड है, ना मेरे पास 1 रुपया भी है, मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है, तो पैसे, अब 5,000 रुपए का पेट्रोल तो डल गया। शक्ल बंदे की देख लो, गाड़ी बंदे की देख लो, ठाट बाट बंदे के देख लो, 5,000 रुपए इसके लिए बड़ी बात कोई भी नहीं होगी। शायद कहीं डैशबोर्ड में ही पड़े हुए हो, लेकिन फिलहाल उसके पास नहीं है। हाउ वुड यू रिएक्ट? उस पेट्रोल पंप वाले स्टाफ को जिसने 5,000 रुपए का पेट्रोल डाल दिया, उसको क्या करना चाहिए?
ओके, मोबाइल फोन रख ले, लेट्स से उसके पास आईफोन 11 प्रो मैक्स है या गैलेक्सी नोट 20 लेके घूम रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उसका पौने 2 लाख, 2 लाख, सवा 2 लाख रुपए का फोन है, तो वुड ही बी कंफर्टेबल कि एक बंदे को फोन दे के जाए अपना? और सिचुएशन देखो कितनी ऑकवर्ड है। एनआईसी होता तो एनआईसी रखवा के जाता था, या तो वॉच रखवा के जाए, लेकिन क्या उस पेट्रोल पंप वाले बंदे को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए? सर अब खैर है, अब आप इतने ठाट बाट वाले बंदे हैं, आपके लिए 5,000 क्या बात है, आप जाए, जब मूड हो देके जाइएगा। करेक्ट। करिश्मा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखो हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि रख के जाओ, लेकिन उसको भी इस बात का डर होगा कि मैं यहाँ से घर जाऊं, घर से वापस आऊं, तब तक ये पेट्रोल पंप वाला जो 12-15 हजार रुपए कमाने वाला बंदा है, यही ना कहीं छपड़ हो जाए। ओके, कहने का मेरा मकसद देखो क्या है कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट कितना अच्छा कर रही है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को अगर टाइम पे सेटल नहीं करेगी, तो एक हंसता बसता घर, एक बहुत अच्छी कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने अपने एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी ना दी, उसने अपने बैंक का इंटरेस्ट टाइम पे ना किया, उसने अपने सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट्स ना की, उसने अपना कोई टैक्स टाइम पे ना किया, तो अगर वो अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम पे नहीं पे कर सकता, तो उस बिजनेस को लीगली हम सू कर सकते हैं, अपने पैसे डिमांड कर सकते हैं, और मे बी उस बिजनेस को बंद करवाया जाए। तो जहर आपने जो वर्ड यूज किया था, शट डाउन, शट डाउन लिक्विडिटी का कंसीक्वेंस है। लिक्विडिटी अपने आप में शट डाउन नहीं है, लेकिन हम ये मेजर करना चाहें कि क्या कोई कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज टाइम पे कर सकेगी या नहीं, तो ऐसे मेजर को हम कहते हैं लिक्विडिटी। ऐसा मुमकिन है कि प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी हुई है, लेकिन लिक्विडिटी में मार खा गई है, या प्रॉफिट कंपनी का बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से या लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी स्टेबल है, और इसके ये बुरे हालात, इसके ये लॉसेस भी कंपनी को डुबो नहीं सकते। कंपनी नुकसान बेशक करेगी, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। या प्रॉफिट के केस में आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बेशक कर रही है, लेकिन कंपनी ज्यादा अरसा चल नहीं सकती। तो दो मेजर्स हमने पढ़ लिया, किसी एक चीज में कंपनी अच्छी हो सकती है, किसी एक चीज में कंपनी बुरी हो सकती है। उसके अलावा कंपनी का रिस्क मेजर किया जाता है बाय मींस ऑफ गियरिंग। आप मुझे ये बताएं कि कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, कर्जा लेना या शेयर इशू करना? कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, लोन्स यानी डेट और इक्विटी? एजाज का कहना है लोन्स, कर्जा। ओके करिश्मा बिल्कुल दुरुस्त, डेट फहद बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि कर्जा कंपनी ने अव्वल तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एनी हाउ पे करना है, चाहे कंपनी खुद प्रॉफिट करे या ना करे, लेकिन इंटरेस्ट उसका एनी हाउ पे करना ही करना है। दूसरा, डेट होता है रिडीमेबल, यानी जो पैसे आपने लिए हुए हैं वो एक दिन वापस करने हैं। तो हम ये देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, इसको हम कहते हैं गियरिंग। सो वेटेज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी के पास जो टोटल पैसे हैं, उन पैसों में से या जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टर्स का पैसा है, उसमें कितना फीसद
कर्जा है। जिस कंपनी के ऊपर कर्जे की परसेंटेज ज्यादा होगी उस कंपनी के फेल होने के, डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको हम कहते हैं गियरिंग। लास्ट एस्पेक्ट देखा जाता है इन्वेस्टर्स रेशोस, यानी हम ये देखें कि कंपनी ने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा परफॉर्म किया है। क्या इन्वेस्टर को रिटर्न मिला है या नहीं मिला, डिविडेंड्स मिले हैं या नहीं मिले, इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला। हम ये देखते हैं कि क्या ये साल इन्वेस्टर्स के रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा रहा या नहीं। याद रखें एक बात कि किसी भी कंपनी के ऊपर एक जनरल रिमार्क दे देना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा। कंपनी को यकीनन ये देखना जरूरी है कि किस एस्पेक्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, काबिल तारीफ है, कहां उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहां उसने बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया है और बुरा परफॉर्म किया है। ये सारी चीजें हम करते हैं बाय मींस ऑफ इंटरप्रिटेशन, और जनरली इस टॉपिक का नाम रखा जाता है रेशो एनालिसिस। दर हकीकत इसका नाम रेशो एनालिसिस नहीं है, दर हकीकत इसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशोस हमारी सपोर्ट बनते हैं, हमें हेल्प करते हैं इस चीज को इवेल्युएट करने में और इंटरप्रेट करने में, लेकिन ये दर हकीकत रेशियोज इन इटसेल्फ हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज आज के लिए मैं इसको यहां पे रखूं और कल की क्लास में हम इसके रेशियोज की तरफ आ जाएं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस, आई एम वेटिंग। क्लियर है, ठीक है। ये समझा कुछ कहना चाह रहे हो या आप बता रहे हो कि क्लियर है? वजह क्लियर है, ओके।